नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एवरीथिंग विल बी फाइन का 3rd चैप्टर एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। सेक्ट लीडर जियांग हेड डिसिपल ने हेजिटेट होते हुए कहा, और वह सेक्ट लीडर जियांग को ऐसे देखने लगा जैसे वह नहीं जानता कि इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जियांग चंग ने हेड डिसिपल की तरफ देखा। हेड डिसिपल ने कहा कि लीडर, कल एक लड़की आई थी और वह बहुत रो रही थी। जब वेन्स ने लोटस स्पीयर को कैप्चर कर लिया था, हम जानते हैं कि तभी कई औरतों के रेप हुए थे। वह लड़की भी उन्हीं औरतों में से एक है। वह लड़की अनमैरिड है सेक्ट लीडर, और अब वह प्रेग्नेंट है। जियांग चंग अपने हेड डिसिपल की तरफ शॉक में देखा और फिर उसे समझ आया कि हाँ, ऐसा हुआ था। हेड डिसिपल ने फिर से कहा, अब वह लड़की नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए सेक्ट लीडर। लोगों ने उससे कहा है कि वह इस बच्चे को गिरा दे, पर वह इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती। वह लड़की बहुत घबराई हुई लग रही थी, तो मैंने उसे सर्वेंट हेडक्वार्टर में रहने के लिए बोल दिया, क्योंकि वह अनाथ है सेक्ट लीडर। जियांग चंग को वॉर में होने वाले इन सभी क्राइम्स के बारे में पता था। इन क्राइम्स के बारे में सोचते ही उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया। आखिर कितना समय लगेगा फिर से सब कुछ सामान्य करने के लिए, वह सोचने लगा। उसे पता नहीं कि वह क्या करे। इस वॉर ने सबके जीवन को बर्बाद कर दिया, खास करके बच्चों और औरतों का जीवन, क्योंकि उन्हें एक बार नहीं मारा जाता बल्कि बार बार हर दिन मारा जाता है, जब तक वे जिंदा लाश नहीं बन जाती। ऐसा सोचते हुए जियांग चंग ने हेड डिसिपल से कहा, उसे बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। हेड डिसिपल ने हाँ में सिर हिलाया और वह उस लड़की को लेवाने के लिए चला गया। कुछ समय बाद हेड डिसिपल एक लड़की के साथ दोबारा अंदर आया। जियांग चंग ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग चंग ने पूछा। ली जियाओ, लड़की ने कहा। इस पर जियांग चंग ने दोबारा पूछा कि तुम कितने साल की हो? 13, लड़की ने कहा। लड़की की उम्र सुनते ही जियांग चंग ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सोचने लगा कि ये लड़की तो कितनी छोटी है, वह तो एक छोटी सी बच्ची के समान है। फिर भी इतना सोचने के बाद जियांग चंग ने लड़की की तरफ देखा और पूछा कि अब तुम क्या करना चाहती हो? ली जियाओ बहुत ही ज्यादा दुखी और सहमी हुई सी लग रही थी। वह जियांग चंग की तरफ देख भी नहीं रही थी। वह एक छोटी सी नादान बच्ची की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद ली जियाओ ने सोचते हुए कहा कि मैं इस बच्ची को जन्म देना चाहती हूँ, मैं उसे पालना चाहती हूँ। मेरा बलात्कार हुआ था जब वेन क्लान ने जियांग सेक्ट को कैप्चर किया था। मैं एक अनाथ हूँ, तो मैं पहले से ही अपना जीवन काफ़ी गरीबी में व्यतीत कर रही थी। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो उन्होंने कई और औरतों के साथ भी किया है। यह सब जानते हुए भी मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैं जानती हूँ कि अभी मैं इस सब के लिए एक छोटी बच्ची हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं एक बच्चे पालने की उम्र में नहीं हूँ। मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखने वाला भी कोई और होगा ही नहीं। लेकिन शायद मैं
चाहती हूँ कि कोई मेरे पास हो और शायद वो जरिया अब मेरे पास है। मैं इस बच्चे को अपना परिवार बनाना चाहती हूँ, उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ ताकि मेरे पास कोई तो हो अपना कहने के लिए। इस बच्चे से मुझे फाइनली एक परिवार मिल जाएगा। उस छोटी सी बच्ची की यह सब बातें सुनकर जियांग चांग का मन भर आया और आंखें भी, लेकिन उन्होंने उन आंखों को काफी अच्छे से छुपा लिया ताकि किसी को पता न चले कि शायद वह उस छोटी सी बच्ची का दर्द समझ सकता है। उस बच्ची की यह सब बातें सुनकर जियांग चांग ने उस बच्ची से कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो अब से तुम लोटस पियर में रह सकती हो और मैं हेडमेड से कह दूंगा कि वह तुम्हें ऐसा काम दे जो तुम इस कंडीशन में कर सको। फिर जियांग चांग डीयू की तरफ देखा और उससे कहा कि उसे सर्वेंट हेडक्वार्टर्स ले जाओ। ली जियाओ खुशी के साथ रोने लगी और उसने जियांग चांग को बो किया। थैंक यू सेट लीडर जियांग, उसने ऐसा कहा। उन दोनों के जाने के बाद जियांग चांग ने एक सर्वेंट को बुलाया और उससे कहा कि वह हेड डॉक्टर और हेड मेड दोनों को बुला दे। जियांग चांग ने हेड मेड से कहा कि वह उस लड़की का ध्यान रखे, उसे किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, और उसने हेड डॉक्टर से कहा कि वह टाइम टू टाइम उस लड़की का चेकअप करती रहे। हेड मेड और हेड डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और सेट लीडर जियांग के डिसीजन की रिस्पेक्ट की। जियांग चांग ने उन दोनों से यह भी कहा कि वह जियांग क्लान में एक डिटेल्ड सर्वे करवाना चाहता है। वह जानना चाहता है कि वॉर में कितने लोगों को टॉर्चर किया गया था और उन कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही वह यह भी जानना चाहता है कि कितनी औरतों के रेप हुए हैं और कितने बच्चों को प्रताड़ित किया गया है। इसके लिए हेड डॉक्टर को जितने भी सैनिकों की आवश्यकता होगी उन्हें दिया जाएगा। हेड डॉक्टर ने इस काम को करने के लिए हाँ में सिर हिलाया। यह सब हो जाने के बाद जियांग चांग सोचने लगा कि ए नियांग, मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा सेट लीडर हूँ या नहीं, पर मैं अपना 100% इस काम में दे रहा हूँ। पर जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि अगर आप यहाँ होती तो आप मुझसे यही कहती कि मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए। भले ही मुझे सालों तक आपने क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन मैं आपको आज भी उतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था, और बहुत याद भी करता हूँ, ऐसा जियांग चांग ने सोचा। वी वुजियान भी मुझे छोड़कर जा चुका है। अगर आज आप जिंदा होती तो मुझे नहीं पता कि अब आप मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एडी के दिल में यही रहा था कि वी वुजियान सेक्ट का लीडर बने। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कभी पसंद क्यों नहीं किया। शायद मैं आपकी तरह था, इसलिए सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैंने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि वह एक डिमोनिक कल्टिवेटर था, पर मैंने उसे नहीं मारा। आखिर कोई अपने ही भाई को कैसे मार सकता है? भले ही आप दोनों ने अलग अलग कारणों से मुझे कभी पसंद नहीं किया और यह सब मुझे सालों साल सहना पड़ा, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने एक बड़े भाई की तरह ही देखा था और देखा है। वही बड़ा भाई जिसने मेरी ही आंखों के सामने सुसाइड कर लिया। क्या ऐसा हो सकता था कि अगर मैंने अपनी तलवार को उस चोटी के पत्थर पर ना मारा होता तो आज वो जिंदा होता? क्या वह उस घाटी से चढ़कर ऊपर आ जाता? मुझे आज भी इस बात का बहुत दुख है ए नियांग। क्या सच में मैंने अपने भाई को मार डाला है? यह सब सोचते सोचते जियांग चांग की आंख से आंसू बहने लगा। वह एक आंसू बहुत सारे दुखों को बयां कर रहा था। फिर जियांग चांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं बालकनी पर खड़ा वह चलती हवा को महसूस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ लान जीचा बहुत ही ज्यादा टेंशन में अपने शूशू के रूम की तरफ चल रहे थे।
उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और परमिशन मिल जाने के बाद वे अंदर चले गए। जब लान जीचा की शूशू ने उन्हें देखा तो वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? लान कीरान ने पूछा। लान जीचा ने उनके और जिनगुशान के और ए याओ के बीच की बातचीत को लान कीरान को बताया। लान कीरान का गुस्से में चेहरा लाल हो गया इन सभी बातों को सुनकर। फिर लान कीरान कहने लगे कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा और अब हम और भी ज्यादा कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि वांजी एक बच्चे को गुजू ले आया है और वह एक वेन है, लेकिन वांजी ने मुझसे कहा कि वह उसका है। यह सब सुनने के बाद जिवुजुन और भी ज्यादा परेशान दिखने लगे, क्योंकि उन्हें बच्चे के बारे में तो पता ही नहीं था। वह तो बस 1 घंटे पहले ही आए हैं और वह इतनी टेंशन में थे कि वे सीधा ही अपने अंकल। एक बच्चा, जिवुजुन ने कहा। हाँ, लान कीरान ने कहा। अब तो लान जीचा अपने भाई के लिए और भी ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि वह बच्चा जो लान वांजी के साथ है वह एक वेन है, ये एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। उसका भाई पहले ही बहुत से लोगों की सस्पिशियस नजरों में है। अंकल, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लान जीचा ने कहा। इस पर लान कीरान कहते हैं कि मुझे यह तो पता है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि हमें अब क्या करना चाहिए। तभी लान जीचा को ए याओ का आइडिया याद आया। लान जीचा ने कहा कि अंकल, क्यों ना हम वांजी की शादी करा दें। हम उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा देंगे जिसके सामने कोई सवाल ना कर पाए, और इससे वांजी कम सस्पिशियस लोगों की नजरों में बन जाएगा। इस पर लान कीरान कहते हैं कि जीजा, लेकिन अब वांजी के पास एक बच्चा है, हमें नहीं पता कि कोई भी औरत उस बच्चे को अपनाएगी या नहीं। और दूसरी बात, तुम लान वांजी का बिहेवियर जानते हो। लेकिन लान जीचा के दिमाग में तो बस अपने भाई को बचाने के उपाय सूझ रहे थे। वह किसी भी हालत में अपने भाई को खोना नहीं चाहता था। फिर उन्हें याद आया कि वांजी की पनिशमेंट अभी बाकी है। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह जानता है कि वह वांजी को कभी भी किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, पर अभी बात उसके भाई की जान की है। लान जीचा कहते हैं कि हमें उसे यही कहना होगा कि वांजी को शादी करनी ही होगी और यही उसकी पनिशमेंट है। इस पर लान कीरान कहते हैं कि जीचा, हम भले ही वांजी को इस काम को करने के लिए मना लें, लेकिन उससे शादी करेगा कौन? और हम वांजी को बचाने के लिए किसी और का जीवन दांव पर नहीं लगा सकते। इस पर लान जीचा कहते हैं कि मुझे यह सब पता है अंकल, लेकिन अभी वांजी सबकी नजरों में है और मैं अपने भाई के साथ कुछ भी गलत होने